धन्यवाद ज्योति जी। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी, आप सबको मेरा प्रणाम। ज्योति जी ने तो परिचय में आलोचक बोला, पहले मैं उसको भी क्लियर कर लूं कि मैं एक व्यक्ति के तौर पे या पाठक के तौर पे अपने कुछ रिसेप्शन सिर्फ साझा कर सकती हूँ। मैं कविता, कहानी और उपन्यास कुछ नहीं लिखती, तो दरअसल जो ये नहीं लिख के लेख लिखते हैं उनको हम आलोचक कह देते हैं, तो उस दृष्टि से मैं आलोचक हूँ। मैं सिर्फ अपनी पाठकीय प्रतिक्रियाएं ही साझा करना चाहूँगी। मैं थोड़ा सा किस भूमिका से मैं यहाँ आपसे संवाद करना चाहती हूँ, इस बात को बताने के लिए मैं एक ममता कालिया की छोटी सी कहानी का जिक्र कर रही हूँ। उनकी एक कहानी है जिसमें दो स्कूल में पढ़ने वाली किशोरी लड़कियां हैं, दो बहुत अच्छी दोस्त हैं, बड़ी मेधावी छात्राएं, अक्सर एक साथ स्कूल आती जाती हैं, घर में भी पड़ोस में रहती हैं, शाम को भी मिलती हैं। एक दिन उनका मन किया, जनरली होता है कि लड़कियों का दायरा छोटा, आसपास खेल के आ गए, मतलब घर समाज आस पड़ोस की निगाहों का जितना दायरा होता है उसमें। उस दिन उनका मन किया कि नदी की हम बाहर देख आए, थोड़ा दूर थोड़ा सा था, तो चलते चले गए, लेकिन उनकी उम्मीद से ज़्यादा वक्त लग गया। थोड़ा जंगल सा, मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा थे, सुनसान था, तो डर लगी कि घर में 6 बजे का वक्त है, उससे लेट हो जाएगी, तो दौड़ते भागते हाँफते घर आ रहे हैं। बीच में कहीं गिर गए, कहीं घुटने छिल गए, कहीं झाड़ियाँ थी तो थोड़ा सा कांटों से लग गया, और जब घर में पहुंचे तो कोहराम सा मचा हुआ है, और दोनों के घर वालों ने पूरा मातम मचा हुआ है, लड़कियों के कपड़े फटे और छिले देख के कि इनके साथ बलात्कार हो गया है। वो पूरी रात बोलने की कोशिश करती रही कि ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है। मैं उस प्रश्न में मैं कोई विमर्श में नहीं जाके कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं इस प्रश्न में फिलहाल नहीं जाऊंगी कि अगर हुआ होता तो उन्हें क्या बिहेव करना चाहिए था। मैं इस पे जाऊंगी कि वो पूरी रात, पूरा दिन, कितने दिन तक कोशिश करती रह गई हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। दोनों की दोस्ती अलग कर दी गई, दोनों का मिलना बंद कर दिया गया, दोनों परिवार वालों ने एक दूसरे को दोष दिया, तुम्हारी लड़की की वजह से ये गई, और उनकी पूरी जिंदगी इस बात से प्रभावित हो गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जब स्त्री लेखन, नए प्रश्न, नई चुनौतियों पे मैं जब बात करूँगी, तो हम उस आधार पे स्त्री लेखन को मैं मानती हूँ कि जो हमारी देह में जो खरोंचे हैं, हमारी देह में घुटने जो छिले हैं, कुछ हुआ है, धूल मिट्टी लगी है, हम क्या कह रहे हैं कि हमें क्या हुआ है। दरअसल ऐसे मैं स्त्री लेखन को देखती हूँ, जो उन्होंने लिखा उसमें हमारी जो दृष्टि बनी है, स्त्रियों की जो चेतना बनी है, उसमें पहले के लेखकों का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो वो तार्किक क्षमता ना आ पाती कि हम आगे की चीजें लड़ते, लेकिन उनके घर वाले मूक, बहरे, कान झाड़ के बैठे हुए पूरा। तुमने ये भी तय कर लिया हुआ क्या है, और ये तो तुम तय करते ही करते कि ये होने पे हमने क्या बिहेवियर करना है। 2 लड़कियों की पूरा जीवन खराब हो गया उसमें। तो जब स्त्री प्रश्नों की बात आती है तो ये कि हम बताएंगे हमारे घुटने क्यों छिले हैं, तुम थोड़े से कान दो, हमें ठहराव के साथ यहाँ तक बात बढ़ेगी, तो इससे ज़्यादा फिर आगे ये बात बढ़ती कि अगर ऐसे भी छिले होते जैसे तुमने सोचा तो क्या बिहेवियर होता। पहला स्टेप है। तो मैं बहुत डरी हुई थी इस इतने ऐसे विद्वानों के बीच में बोलने की। मेरी ट्रेनिंग नहीं है, मुझे आता नहीं है, लेकिन ईश्वर दोस्त जी ने जिस तरह से स्वागत वक्तव्य दिया, उसमें हमारी सबसे बड़ी परेशानी कि तुम हमें किन अपेक्षाओं की नोक में टांग के देखते हो, कहीं गलती हुई तो बोलोगे, और सफाई देने की सारी भूमिका हमारी यानी स्त्रियों की, उससे उन्होंने बरी कर दिया। उन्होंने जितने बिंदु उठाए वो बहुत वही थे जो हमें बोलने थे या जिनसे डर के हमारी अभिव्यक्ति संकुचित होती है। तो मुझे लगा मैं एक दोस्ताने परिवेश में हूँ, मेरी हवा बदल गई। ऐसी हवा बहुत कम बदलती है। और फिर उसके बाद जया
अडवाणी जी ने भी अपने उस वक्तव्य में जितने अच्छे से सारी चीजों को खंगाला, तो ऐसा लगा ना कि जब एक जैसे प्रश्न होते हैं तो आपका बहुत कार्यभार खत्म हो जाता है और आपको एक सहूलियत मिलती है कि भाई तुम्हारे अंदर जो कांप रहे सवाल तुम उन्हें बोल सकते हो। तो दोनों ने ही ऐसा दायरा खड़ा कर दिया कि लगा कि मैं सीधे सीधे आपसे ऐसा संवाद कर सकती हूँ कि जब मैं स्त्री साहित्य को पढ़ती हूँ, या समाज और साहित्य अलग चीज नहीं है, ऐसा नहीं होता कि समाज के सवाल अलग है साहित्य के अलग है, तो मेरा अपना क्या रिसेप्शन होता है मैं उस पर बात कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से खोल दिया। और जब मैं ये कह रही हूँ कि मैं इस भूमिका से बात करती हूँ कि हम उन घावों को कैसे देखते हैं, हमारे लिए वो क्या है, तो मैं जब ऐसे उन्होंने मेरा नाम पुकारा ज्योति जी ने, तो मैंने बहुत कृतज्ञ फील किया कि साहित्य अकादमी को बुलाने के लिए आयोजकों को, वो एक एक चेहरा जो मुझे पिक करने प्लेटफॉर्म में आया थे, जिसने इंतजार किया, कि जिन सब ने हमें ये मौका अवसर दिया, इसके लिए हमें फैसिलिटेट किया कि हम अपनी ये बात बता सकें। मुझे लगता है ये पूरी की पूरी मुक्ति है अपने आप में, अगर ऐसा क्षण घटित हो पाता है कि जो हम बोल रहे हैं आप वो सुन रहे हो और हमें किसी बनी बनाई सांचे में नहीं ढाल रहे हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस भूमिका से मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरे पास आलोचक की तरह कहने के लिए कुछ भी नहीं है, एक भी ऐसी चीज नहीं है। सिद्धांत की जहाँ तक बात है, नारीवाद की, मुझे अभी तक ठीक से चीजें समझ में नहीं आई है। अभी मैं उन जार्गन्स में खुद ही फंसी हुई हूँ। लेकिन मुझे जो एक होता है ना, कहते हैं कि रीड द रूम, तो इस रूम की जो मैं उसको जो रीड कर पा रही हूँ, तो मुझे ये तसल्ली महसूस हो रही है कि अगर मैं अपनी बातें संवाद कर पाती हूँ और मुझे ध्यान से सुना जाता है, तो इतने को भी माना जाएगा कि कुछ हुआ। इस भरोसे पे मैं अपनी बात शुरू कर रही हूँ। तो पहली बात कि जब मैंने ये विषय सुना, स्त्री लेखन, नए प्रश्न, नई चुनौतियाँ, तो मैंने इसके दो अर्थ लिए। पहला अर्थ ये कि नए प्रश्न में मैं ये वाला अर्थ तो लूंगी ही नहीं कि 10-20 साल वाला, क्योंकि वो 100 साल पहले वाले भी प्रश्न वहीं के वहीं जमे हुए, खड़े हुए, हिले भी नहीं अभी तक तो ठीक से मेरे ऑब्जर्वेशन में। नए प्रश्न के मैंने दो अर्थ लिए। एक ये कि जब पहले पुरुष लिख रहे थे, उसके बाद जब स्त्री लेखन व्यापक रूप से आया वजूद में, तो क्या उसके वो वाले प्रश्न जो पहले जब तक स्त्री ने लिखना नहीं शुरू किया था तब तक वजूद में नहीं आए थे। तो अगर मुझे समय मिला तो मैं इसकी कुछ उदाहरणों से इन पे बात करना चाहूँगी, बट फिलहाल मैं इसके दूसरे आयाम पे जाना चाहती हूँ। अगर ईश्वर दोस्त जी का वक्तव्य दूसरा होता तो मैं इसी पहले में बोलती और बहुत सारा बोलती, लेकिन मुझे उन्होंने इसकी ज़रूरत कम कर दी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि रिसेप्शन कैसा होता है, आपको सुनने वाले लोग कौन है, इससे सारी आवाज़ बदल जाती है। तो पुरुष लेखन और स्त्री लेखन ने क्या नया कर दिया, ये कहने की ये मेरे लिए सेकेंडरी में चला गया। तो अब मेरे लिए पहला सवाल क्या बन जाता है, अब मेरे लिए पहला सवाल ये बन जाता है कि स्त्री शोषण के जो नए रूप हैं समय के साथ, उन नए रूपों को चिन्हित करना, ये स्त्री के नए सवाल हैं। तो ये जो नए सवाल हैं, जिनका मैं एक आध उदाहरण देके फिर मैं मतलब नए पुराने में इतना विभाजन अभी हुआ नहीं है, अभी मैं उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे साहित्य में जो नए सवाल आए हैं, तो किस तरह के सवाल आ रहे हैं ये, कि उस पर तो उन्होंने बात की कि पितृसत्ता पूंजीवाद का जो गठजोड़ है, उसने जो बिल्कुल ढांचा बदल दिया है चीज़ों का, और जो पितृसत्ता के या सत्ता के ही पैंतरे काफी सूक्ष्म हो, पितृसत्ता को सूक्ष्म होना पड़ रहा है, दूसरी सत्ता को तो सूक्ष्म होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध की शक्तियां तो लाचार खड़ी हैं एकदम, तो वो सूक्ष्म स्थूल सब चल जा रहा है। पितृसत्ता थोड़ा सूक्ष्म पैंतरे हैं उसके, वो बहुत अलग ढंग से चीजें कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल की चिंतन के लिए एक अवकाश चाहिए होता है। हम अपनी दृष्टि निर्माण करते हैं तो हमें चिंतन का अवकाश चाहिए। चिंतन रचनात्मक तनाव लेके आता है। हमारे उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए कि स्त्री खुश दिखे, बाजार और परंपरा दोनों बिल्कुल मुस्तैदी से लगे हैं कि स्त्री के चेहरे
1000 तरीके हैं उसको बिल्कुल पाठ देने के। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर अब शोषण का नया रूप होगा तो वो जो पहले के किरदार होते थे ओमपुरी अमरीशपुरी टाइप के, उस तरीके से नहीं आएगा। अंगद पांव की तरह वो नहीं रखेंगे। हम खेलते कूदते उपलब्धियों के में ऊब डूब करते चमक धमक में घिरे रहेंगे और कहाँ हमारा आत्मबोध चला गया हमें नहीं पता। तो इस तरह से ये शोषण के नए रूप हैं, उनको ये कहानियां बहुत अच्छे से चिन्हित कर पा रही है, मतलब रचनाएं। तो मैं सबसे पहले, अगर स्त्री प्रश्नों के 20 मिनट में बहुत सवाल नहीं गिनाए जा सकते और ना ये हमारा आखिरी संवाद है, हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, बहुत सारे सत्र हैं इसमें जो स्त्री की अपनी भाषा, अपनी जुबान, उसकी जो अर्जित करने का सवाल बहुत बड़ा है, वो तो अगला ही सत्र है, तो हम उसमें सुनते जाएंगे। तो पहली बात जो मुझे लगती है कि जब स्त्री एक पक्ष को लेके जो सवाल उठा रही है, दरअसल वो सारे सवाल एक दूसरे से संबंधित है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो स्त्री साहित्य के लिए ये है कि सारे सवाल मिलके एक नहीं हो पा रहे। फिर इन सवालों की कोई माँ भी होगी जहाँ से सारे सवाल इमर्ज कर रहे हैं, वहां तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो जो सबसे बुनियादी सवाल है जहाँ से सारे सवाल निकलते हैं, मैं वहां से अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। और सवाल अगर हम, क्योंकि एकदम से समय होगा, एकदम से खत्म करना पड़ेगा, तो मैं पहले ही कह दूं कि जो एक ही सवाल की कंसिस्टेंसी नहीं रहती, कई सवाल मिलके ऐसा नहीं बनाते जैसे नदियां मिलके एक धारा बना लें, तो वो होते हुए उनका होना नहीं होने के बराबर है। वो छुटपुट ढंग से सिर उठाते हैं, बाजार उनको अनुकूलित कर लेता है, व्यवस्था थोड़ा थपथपा लेती है, वो सब इधर उधर हो जाते हैं। वो बह के समुद्र मिल के एकजुट होके सारा कुछ बन नहीं पा रहा है, या हम शायद मूल तक कहाँ पहुँच रहे हैं, ऐसा मुझे लगा साहित्य पढ़ के। तो सबसे पहला सवाल, चाहे हमारी कोई अनौपचारिक मीटिंग हो दो लोगों की, चाहे ज्ञान निर्माण जैसी कोई बड़ी बड़ी बात करें, प्रस्थान बिंदु तो होता है सेल्फ, स्व। और एक लेखक तो तब तक लेखक हो ही नहीं सकता जब तक स्वबोध अर्जित ना करे कि वो है क्या। तो जो स्त्री के लिए सबसे बड़ा सवाल हो जाता है अपने आपे की खोज। तो मैं 2-3 बातों में, स्व की खोज, अपने आपे को जानना, यानी कि देखने की दृष्टि पैदा करना। जैसे ही हम अपने को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, तो हम ये भी सोचेंगे कि क्या जानने योग्य है, क्या नहीं, क्या मानने योग्य है, क्या नहीं, हम क्या करें, हम क्या नहीं करें, हम ये सारी चीजें टटोलेंगे। मुक्तिबोध के मतलब का सहारा लेके कहूँ तो हमारे अंदर का जो पूरा आंतरिक जगत है, उसके प्रति चेतनशील होंगे हम। जब उसके प्रति चेतना आएगी, जब हम उसके प्रति क्रिटिकल होंगे, जब हम अपने पूरे अंदर के संसार को देखेंगे, तब जाके हमारा निर्णय बोध बनेगा। और जैसे ही बनेगा, तब हमें पता चलेगा कि क्या करणीय है, क्या अकरणीय, क्या हम करें, क्या नहीं करें। और ये खुद को प्राप्त करना, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा संघर्ष एक लेखक के लिए होता है। जो उसका सबसे शुरुआती संघर्ष होता है, जब वो पहली बार कलम उठाता है, मेरे ख्याल से जब अंतिम दम तक वो इस संघर्ष को करता है। अगर इस संघर्ष से स्त्रियां मुंह चुरा रही हैं, या इस संघर्ष तक व्यवस्था और बाजार उन्हें जाने ही नहीं दे रहा है, तो सबसे पहला प्रश्न जो स्त्री साहित्य में भी दिखता है, मेरा ये प्रश्न होगा फिर कि क्या सिर्फ स्त्री लिख रही है इसलिए हम इसको स्त्री प्रश्न समझ लें? हम तो गए ही नहीं उस चिंतन में। पूरी सतह तक तो अगर ये समाज एक विषमता मूलक समाज है, असमानता इसके मूल में रही है, भाषा सब कुछ एक पलड़ा एक तरफ सत्ता के ढुलका हुआ है, तो सतह में तो काफी नीचे तक वही भाषा मिलती है। अगर हम किसी गहराई में गए नहीं हैं, तो क्या हमने अगर अपना आत्मबोध अर्जित नहीं किया है, तो क्या स्त्री अपनी बात कह रही है? ये सवाल मेरे मन में सबके साथ आता है। और जैसे, तो इसी को मैं थोड़ी और दूसरी भाषा में कहूँ कि स्त्री चाहती क्या है। इन दोनों ने भी उसके बारे में काफी बात कही कि स्त्री चाहती क्या है। स्त्री लगातार, जब से स्त्री लेखन आया, तब से लगातार
प्रश्न के बहुत सारे आयाम, बिल्कुल ऐसा लगा कि टिप दिखती थी पुरुष के लेखन से। स्त्री लेखन जब आया तो इतने सारे आयाम खुल गए कि स्त्री क्या चाहती है। इन प्रश्नों पे जितना समय मिलेगा उतना बात करेंगे, पर मैं थोड़ा सा बिंदु रखते हुए चली जाऊं कि समय जो सबसे बड़ा हमारा एक तत्व है, अगर वो हमारी मुट्ठी में नहीं है तो हमारे कुछ होने का अर्थ नहीं है। समय की कमी लगातार रचनाकारों ने बोली है, जिसे वर्जीनिया वुल्फ अपना कमरा कहती है, वो सारी कहानियों कविताओं में अपने अपने ढंग से आ रहा है। तो कई तरह की ऐसी चीजें जो पहले नहीं थी वो स्त्री साहित्य में, और उसके देह से जुड़े हुए कई तरह के जो संघर्ष हैं वो सारे आए हैं। लेकिन मैं अभी ये कहना चाहती हूँ कि फिर स्त्री साहित्य के सामने, लेखन के सामने चुनौतियाँ कहाँ हैं? तो चुनौतियाँ कहाँ से पैदा हो रही हैं कि स्त्री चाहती क्या है, इसके बरक्स समाज स्त्री से क्या चाहता है। स्त्री जो चाहती है और समाज उससे जो चाहता है, उसके बीच में जो मुठभेड़ है, उससे सारे स्त्री लेखन की चुनौतियां बन रही है। कहीं पे अगर वो रास्ते मिल सकते हैं तो उतना भर तो विकास मुझे स्त्री साहित्य जगत में होता हुआ दिख रहा है। बट उसके अलावा जो पावर ऑफ सीट में बैठा हुआ इंसान है, वो उसको अगर खिलना नहीं चाह रहा, अगर वो स्पेस बनाना नहीं चाह रहा, तो जैसे जैसे स्त्री का विकास होता है, स्वबोध उसका विकसित होता है, वैसे वैसे समाज उससे क्या चाहता है, उसके तौर तरीके वो बदलने लगता है। लेकिन स्त्री जो चाहती है उसको उसी रूप में सुनने के लिए, मानने के लिए उसकी आवश्यकताओं को तैयार नहीं है। अगर मैं प्रगतिशील लोगों की ज्यादातर बात करूं तो पितृसत्ता फांसीवाद की प्राणवायु है, ये बात उनकी उसमें अटती ही नहीं है। तो मैं बात ऐसे कर रही हूँ कि जैसे कृष्णा सोपती, हाँ मैंने बाजार की बात की थी और मैं कृष्णा सोपती कह रही हूँ, तो मैं एक बार ये रेखांकित कर दूं कि जो मित्रों है उसकी जो देह है वो बाजार के लिए नहीं है, उसकी देह अपने लिए है। ये बहुत बड़ी खूबसूरती उसमें थी। बट फिलहाल मैं ये कह रही हूँ कि मित्रों की जो अदम्य शारीरिक ऐशनाएं या जो उसका एक आदिम स्त्री उसके भीतर की है, उससे टकराकर परिवार संस्था अपना स्वरूप बदलती है, तो अंत में आके वो ऐसा होता है कि दोनों की गति दोनों तरफ से होती है और एक सुखद मोमेंट में आके वो किताब खत्म होती है। तो जो स्त्री के स्वत्व बोध की यात्रा है, उस हिसाब से हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो साहित्य समाज है, क्या वो अपनी तरफ से 2 कदम, वो कितने कदम आगे बढ़ रहा है, इससे भी स्त्री के स्वत्वबोध की यात्रा तय होती है। और इस बात से भी होती है कि स्त्री उन आत्म संघर्षों के लिए कितना तैयार है जो उसको अपने आपे को खोजने के लिए करना पड़ेगा। सुधा अरोड़ा की तो एक किताब का नाम ही है गुमशुदा की तलाश। तो वो जो स्त्री जो गुमशुदा है वो कौन स्त्री है जिसको हम डांट डपट के मुंह चुप करा देते हैं? स्त्री क्या चाहती है यकीन असलियत में, उसका मुंह हम डांट के चुप करा लेते हैं। समाज हमसे क्या चाहता है, बाहरी स्त्री हम गढ़ते हैं और हम उसको थमा देते हैं। जैसे हरिशंकर परसाई की एक जगह आता है ना, लोहे का भीम पकड़ा दिया, तो हम समाज के लिए एक स्त्री गढ़ के उसको पकड़ा देते हैं, अपने अंदर वाली को शांत कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर वो कह रही है कि उनको गुमशुदा दोस्त मिल गया, यानी उस भीतरी स्त्री तक वो पहुंच गई है। स्त्री क्या चाहती है? पूरा का पूरा एक इंसान होना, समानता, आजादी। समाज क्या उससे चाह रहा है? वो अपने संरक्षण में रखना चाह रहा है, वो उसके लिए निर्णय लेना चाह रहा है। स्त्री चाहती है खुद होकर जीना। समाज उससे अक्सर क्या चाह रहा होता है? वो चाहता है कि वो मुस्कुराती रहे, खुशनुमा चेहरे वाली मधुरभाषी स्त्री रहे। तो जब मैं स्त्री प्रश्नों पे जाती हूँ तो एक बहुत बड़ी चुनौती जो मुझे उसके सामने दिखती है वो ये कि स्त्री पे मुस्कुराते रहने का बोझ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसको अपने अंदर की दरारें, अपने अंदर की घुटन, अपने अंदर की सारी चीज़ों को छुपाकर ये कहने की उसके पास मजबूरी आती है कि नहीं वो सब कुछ ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि आजकल बाजार और व्यवस्था मिलके ना वो आमिर खान की तरह सिखा रही है कि कलेजे पे हाथ रखो, मुंह गोल घुमा के बोलो ऑल इज वेल। वो साहित्य हमारे पास बहुत आ रहा है कहानी और कविता के रूप में कि मुझे लगा इनको होमवर्क मिला हुआ था ऑल इज वेल बोलने को और ये वो बोल रही है अपनी कहानियों में। और जब बार बार एक स्त्री का
का जब हम साहित्य पढ़ते हैं उसमें जेंडर चेतना की अनंत परतें होती हैं और स्त्री अपने वक्तव्य में लगातार कहती है कि मुझे स्त्री सरोकारों या स्त्रीवादी साहित्य से ना जोड़ा जाए, तो दरअसल वो समाज की अपेक्षा पूरी करके कलेजे में हाथ रख के बोल रही होती है ऑल इज वेल और हम बराबर हैं। मतलब हम इस एक फाल्स नोशन को, इस मिथ्या चेतना को जीना चाहते हैं कि बराबरी आ गई है। गरिमा पूर्ण ढंग से जीना चाहती है स्त्री, जब उसके एक भरपूर पूरे इंसान की तरह जब उसके रास्ते नहीं मिलते तो जितनी वो है उसी को वो पूरा बनाने की कोशिश कर रही है। मैं 5 मिनट में अपनी बात वाइंड अप करूंगी। तो भाषा के निर्माण की एक चुनौती है जिसमें वो अपनी बातें कह सके, वो बिना गहराई के नहीं आएगा। एक चुनौती स्त्री लेखन में ये आती है कि उसके पास प्रतिनिधित्व की बहुत ज़्यादा उसको लोड डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा किसी तरह के काम का कोई एक विशेषज्ञ हो तो हर कोई चाहता है कि प्रतिनिधित्व चाहिए, तो हम कई बार क्या होता है कि फिर हम सरफेस में घूमते रह जाएंगे, तो विषय कोई भी हो हम मर्दवादी बात ही करेंगे। हमें डीप जाना होगा, हमें कुछ ऐसी बातें करनी है, अपने अंतर जगत को के प्रति चेतनशील होएंगे तो हम व्यवस्था के साथ मुठभेड़ करेंगे, हमें गहरे उतरना होगा। लेकिन स्त्री को गहरे उतरने का अवकाश इसलिए भी नहीं मिलता कि जब वो काम शुरू करती है तो कई जगह पे उसकी एक टोकन उपस्थिति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ लोगों को जताना है कि वो स्त्री के प्रति मतलब स्त्री प्रश्नों के प्रति वो है। और कुल मिला के क्या होता है कि स्ट्रक्चर के साथ स्त्री पुरुष की गैर बराबरी, ऊंच नीच जो चिपटी हुई है वो वैसे के वैसे बनी रहती है। जिन शक्ति स्रोतों से ये विषमता बनी हुई है वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। ये सबसे बड़ी उसके साथ चुनौती है कि उसकी निजता पे पहरे लगे हुए हैं, वो मानवीय गरिमा निभाने के लिए बेकरार है। और जब बहुत सारा ऐसा साहित्य आया है जब पितृसत्ता को उसने बहुत अच्छे ढंग से चिन्हित किया, मतलब प्रतिकार की आवाज उठाई है, लेकिन वहां भी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमारा जो समाज के साथ संबंध है उसके जब एक आयाम पे अगर अटैक हुआ है तो दूसरों के साथ भी बदलना चाहिए। बट जब विषमता के अन्य रूप जो वर्ण और वर्ग के हैं उनको रेखांकित नहीं करते तो जाहिर है कि जो आपने पहले भी आपने जो किया था वहाँ पे भी हम अपने जो संघर्ष है उनको एक कल्चरल वैल्यू में, उनको एक साहित्यिक मूल्यों में हम नहीं बदल पाए थे। मैं 2-3 एग्जाम्पल लेने के लिए 2-3 मिनट चाहती थी, अगर टाइम नहीं है तो वाइंड अप करूँगी। 2-3 मिनट हो तो बस मैं थोड़ा सा 2-3 नाम लेना चाहती हूँ। सर इजाज़त है? तो विषमता के कुल रूपों में कितना प्रभाव उस स्त्री के स्वर का पड़ा है ये बहुत मायने रखता है। उसी से पता चलेगा कि उसके समानता के मूल्यों पे यकीन कितना है। मैंने समय की कमी की वजह से बहुत सारे उदाहरण तो नहीं लिए थे, पर मैं 3 नाम थोड़े से लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे बहुत जगह पे बहुत रचनाओं में बहुत प्रखर ढंग से सवालों को उठाया गया है। मैं ये 3 नाम क्यों ले रही हूँ? जब मैंने स्त्री लेखन को पढ़ना शुरू किया था तो एक शब्द मेरे कानों में लगातार टकराते रहे थे कि अर्चना वर्मा, मृणाल पांडे और राजी सेठ, इनके लिए कहा गया था कि इनका साहित्य बहुत कठिन है। जब मैंने पढ़ा तो मेरे को बिल्कुल भी कठिन नहीं लगा, जबकि मैं थोड़ी कच्ची पाठक हूँ, मुझे तो ज़्यादातर चीज़ कठिन लग जाती है। तो मुझे समझ में आया कि वो अस्तित्व के बुनियादी प्रश्न जब स्त्री बोलती है तो उसको बिल्कुल भी नहीं, उसके प्रति ग्रहणशील कान हमारे पास नहीं है। अर्चना वर्मा की एक कहानी है जिसमें कि वो स्त्री सिर्फ इतना चाहती है कि मैं अपने प्याले से, अपने आपे से अपने घूंट भरूं। वो उसकी लड़ाई सारी अस्तित्व की उसकी है। उनकी एक लाइन भी है कि कभी वो अस्तित्व के अंदर रहती है, कभी बाहर। वो बस चाबी घर में रखने से इनकार कर रही है, क्योंकि अगर एक चाबी घर में रखने का मतलब है कि 24 घंटे उसके उस चाबी में कैद हो जाएंगे। उसको हर तरीके से समझा जा रहा है कि इस अच्छी स्त्री को हो क्या गया, ये इतनी स्वार्थी कैसे हो गई कि एक चाबी रखने में दिक्कत है। पर एक बार भी ये नहीं हो रहा है कि ये सोचा जाए कि उसकी अस्तित्व के जो बुनियादी प्रश्न है, जो उसका प्रश्न है कि मैं आखिर मेरा सार्थकता क्या है जीने की, उसको खंगाल रही है। उसके लिए उसको अपना स्पेस चाहिए। राजी सेठ में बहुत आत्मबोध संपन्न स्त्रियां आती हैं कि लगातार उनकी ये तलाश है कि आखिर ये स्त्री कौन है मेरे अंदर की, जो
लगातार जवाबदेही की सूली में टंगी रहती है और बार बार वो सारी प्रक्रियाएं बहुत सूक्ष्म ढंग से वहाँ पे स्थान लेती हैं कि कौन सी चीज़ें उसके उस बोध तक पहुँचने तक रुक रही हैं और कैसे वो स्वचेतनता आत्मबोध को अर्जित करती जाती है। इसके जितने भी बंधन है उसको तोड़ती जाती है, चाहे वो इस तरह मतलब एक तो संतति की मनुष्य पुरुष के लिए जितना इम्पोर्टेंट होता है कि ये संतति चलती रहे, वो उससे भी अपने आप को काट रही है कि मैं इतिहास का हिस्सा नहीं बनूंगी, बल्कि मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं नई दृष्टि से उनको देखना चाहती हूँ। और मैं मृणाल पांडे की एक छोटी सी लाइन पढ़ के ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इनका वो बना नहीं पाई थी, पर मैं वो इसके जैसे बोलती है मैं वैसा का वैसा एक बार पढ़ लेना चाहती हूँ बस, कि वो स्वत्व बोध को कैसे देखती हैं। स्त्रियों को बेहिचक बिना किसी अपराध बोध के, पूरे आत्मबोध के, पूरे आत्मविश्वास के साथ शक्ति हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहती हैं, एक प्रकार का अक्खड़ और निकट स्वाभिमान, एक सतत जागरूक चौकन्ना तेवर और एकाकी भ्रमण परकता शक्ति की सवारी का सीधा अर्थ है तमाम सुरक्षात्मक खोहों को त्याग कर उन्मुक्त लेकिन हर तरह के खतरों से लैस वातावरण में पैठ बनाना। मुझे नहीं लगता कि आत्मबोध के कोई आसान रास्ते होते हैं और सबसे बड़ी चुनौती 2 लाइन में बोल के मैं रखना चाहती हूँ, जो स्त्री लेखन पे लगातार मंडरा रही है, वो ये कि जो सबसे स्थापित किताब के रूप में जो चीज़ें बहुत चर्चा में रहती हैं, स्थापित कर दिया जाता है, अक्सर उसमें जो सवाल है वो खुद समानता के विरोधी हैं और वो मूल्य इस तरीके से साहित्य में डाले जाते हैं। जब स्त्री सवाल उठाती है तो उनको समाज के साहित्यिक वातावरण का, परिवेश का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। परिवेश का हिस्सा जिन रचनाओं को बनाया जा रहा है वो गैर बराबरी को वैसे ही पुष्ट करते हैं जैसे कि पहली रचनाओं में था। मुझे लगता है कि इस साजिश का प्रत्युत्तर हम सबको मिलके देना चाहिए, वरना मतलब हम सिर्फ बात करते रह जाएंगे और समाज में मूल्य कुछ और बने रहेंगे। धन्यवाद।